हेलो साथियों, नमस्कार। मैं उज्जवल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, ठीक है। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हौसला हो तो फासला क्या है, यानी कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। अगर आपके अंदर लगन है, सब कुछ है, तो फासला कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सब मंजिलें अपने पास ही दिखाई देती हैं साथियों, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी, इसकी बात करने वाले हैं सीडीपी की। आज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं सीडीपी का, जिसमें आप सभी को, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो सीडीपी में यानी कि 30 क्वेश्चन में कराऊंगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका, यानी कि जो फरवरी का है पेपर, यानी ठीक है, फरवरी का पेपर है, उसी का ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, देखिए ये यहाँ पर नहीं होगा, ये आप सभी को मिलेगा मोबाइल की स्क्रीन पर। यानी कि आप चलते हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर और अपना प्रैक्टिस सेट हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है साथियों। तो बढ़ते हैं और अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो भैया देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन क्या है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र, ठीक है, विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर परिच्छेद करते हैं तथा विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, ठीक है, समालोचनात्मक, तार्किक और स्पष्टता चर्चा करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। बताइए आप सभी लोग। इसका देखिए राइट आंसर अगर देखोगे समझोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, यानी कि संज्ञानात्मक हो जाता है। कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र जैसे मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने पर परस्पर परिच्छेद कर तथा विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक स्पष्टता चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं जैसे बुद्धि हो गया, चेतना हो गया, विचार तथा समस्या समाधान के विकास से होता है, जो शेषावस्था से प्रारंभ हो जाता है और यह सतत विकासात्मक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 2 है क्वेश्चन। तो नंबर 2 क्वेश्चन है, विकास डैश से की ओर बढ़ता है, सिर से पैर, जटिल से सरल, बाह्य से केंद्र, वशिष्ठ से सामान्य। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। देखिए विकास की अगर बात करोगे तो सिर से पैर की ओर बढ़ता है, यानी कि इसका राइट आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सिर से पैर। देखिए बच्चा जो होता है, ठीक है, बच्चा पहले सिर फिर हाथ और फिर पैर पर नियंत्रण हासिल करता है। अर्थात 2 महीने के सिर से, यानी 2 महीनों में सिर और चेहरे की गतिविधियों पर, यानी मतलब जब 2 महीने का बच्चा होता है तो किस पर, यानी कि पहले चेहरे पर और फिर उसके बाद हाथ की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक कौन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये जो मॉडल पेपर है आप सभी को जो हल करवाया जा रहा है, ये 6 फरवरी का है। कब का है, 6 फरवरी 2023 का मॉडल पेपर है। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे, यानी कि हो सकता है का जो 22 अगस्त, अरे 20 अगस्त को जो आपका एग्जाम होने वाला है सीटेट का, उसमें इसी में से कोई एक प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल सकता है। पूरा पूरा समझ रहे हैं। तो आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। अब मैं सामने तो हूँ नहीं, आपको स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ, तो आप अब ऐसे ही क्वेश्चन पढ़िए। देखिए आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, आपको कहीं से भी शिक्षा मिले, आपको शिक्षा मिलती रहेगी, ठीक है। तो सामने नहीं हूँ तो आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। देखिए प्राथमिक कारक बाल्यावस्था की अगर बात कर रहा है तो सामाजिकरण प्राथमिक कारक कौन हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, और द्वितीयक कारण सामाजिकरण कौन हो जाता है, विद्यालय हो जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माता पिता से वो क्या सीखता है, आचरण, सभ्यता, संस्कृत, भाषा तथा नैतिक गुणों का ज्ञान करता है। अब बाल्यावस्था क्रम विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कर, क्योंकि विद्यालय ही बालक के चौमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे कि अगर जीन पियाजे सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है असंतुलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब कैसे, देखिए जीन पियाजे सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा तो असंतुलन उत्पन्न, असंतुलन की स्थिति क्या होती है कि बालक के अंतः प्रज्ञ चिंतन प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक मन में कार्य के प्रति असंतोष स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब कोई कार्य बालक करेगा तो उसके मन में असंतोष बना रहेगा। ठीक, जीन पियाजे अपने सिद्धांत 4 प्रमुख अवस्थाएं वर्णन किया। कितनी, यानी कि पहली जो इनकी अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं संवेदी गामक। कैसी, संवेदी गामक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। फिर दूसरी जो इनकी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 वर्ष। ठीक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से ऊपर तक। तो जीन पियाजे के सिद्धांत संरक्षण भूमिका यानी कि ये अवस्थाएं इनकी, अगर आपसे पूछा जाए कितनी अवस्थाएं होती तो 4 अवस्थाएं होती। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी अवस्था में, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रिया, मूर्त संक्रिया, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, कौन सी अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है। थोड़ा इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना, हिंदी वाले हिंदी में। रमन ने सम्मुख हेज की दुविधा प्रस्तुत की गई है। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है। सही बात है, चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज की अव्यवस्था पैदा होगी। बिल्कुल। वर्तमान में रमन नैतिक विकास के किस अवस्था में, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए कि चोरी करना क्या होता है, कानूनन अपराध होता है। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि कानून व्यवस्था अभिविन्यास हो जाएगा। अगर चोरी करोगे तो आपको सजा उसकी मिलेगी। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। सामाजिक पृथक्करण अधिगम की योगदान देता है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। संकेत और मदद अधिगम गति के अवरोध पैदा करते हैं। या सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट। आप लोग इसी का वेट कर रहे थे, आज वो भी क्लास आप सभी के सामने आ गई। तो इसका राइट आंसर देखोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार वाइगोस्की साहब जो थे वो कैसे, यानी कि सामाजिक थे ये। ठीक है, तो इनका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। ठीक है, तो इनका कथन कौन सा है, तो डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में कौन सी विधि अधिगम की समर्थता करती है। निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुकूलन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखो इसका राइट आंसर बताया भैया क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सहभागी अधिगम। अब सहभागी ले व उसको शिक्षण अधिगम को सहयोगी अधिगम व विधि जो अधिगम की समुचित करती है, या एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है। कैसी शिक्षा है, सहयोगी शिक्षा, मतलब एक दूसरे का हेल्प करके और सहयोग करके, यानी कि जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में काम कराया जाए ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके और समस्याओं के समाधान खोजा जा सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। मानकीकृत पाठचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तित्व भिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे कौन सा हो जाएगा, व्यक्तित्व भिन्नताओं पर ध्यान देना, सी वाला सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति शिक्षा केंद्र बिंदु बालक शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियां, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं आदि में ध्यान रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है तो इनको सबको ध्यान में रख करके शिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब गार्डन साहब आ गए। तो हावर्ड गार्डनर बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कैसी होनी चाहिए, कि सभी बच्चों के एक समान स्तर होते हैं, एक सामान्य योग्यता जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है और इस परिवेशी कारकों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी है, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि विभिन्न स्तर होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि जो कई प्रकार की होती है, मतलब जो बुद्धि होती है कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास क्या होती है। अच्छा, आप लोग इसका आंसर बताया कि हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि कितने प्रकार की बताई थी। ठीक है, कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो इसका आप सभी को बताना है कि गार्डन साहब ने, जो हार्वर्ड गार्डन थे, इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, नहीं बता पाओगे तो मैं फिर बताऊंगा आप सभी को। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभिकथन वाले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर अब एग्जाम में पूछे जा रहा है सीटेट के, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अभिकथन। ठीक, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया के सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश सर्जन पर बल देता है। तर्क नंबर 2, तो भाषा विकास में विद्यालय परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैवीय परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो सही विकल्प चुनिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखोगे इसका राइट आंसर आप सभी को मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। किस प्रकार से, देखिए अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया के सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समुद्र प्रवेश सर्जन पर बल तो देता है, यह कथन सही है, लेकिन भाषा विकास में विद्यालय में परिवेश कोई भूमिका नहीं होती और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होता है। तर्क गलत है, क्योंकि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की भूमिका होती है तथा विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक संस्था है। देखिए सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है, इसीलिए ए सही है और जो आपका आर वाला है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। लड़के बहुत शक्तिशाली होते और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम एवं संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं जेंडर समानता, जेंडर समता या जेंडर सशक्तिकरण या जेंडर रूढ़िवादिता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तो सभी लोग बता लेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बताइए इसका क्वेश्चन क्या हो जाए, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। कि बच्चों को स्वीकृत अधिगम शैलियों के व्यक्तित्व भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, बताइए क्या हो जाएगा। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करके, ऑप्शन बी है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने का अवसर दे करके, उन्हें बहुविध विध तरीकों से काम काम में शामिल होने के अवसर देकर, उनका बहुविध तरीकों के नामीकरण और लेबलिंग या पृथक्करण करके, बताइए नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं का उनका बहुविध तरीकों से नाम लेबलिंग व पृथक करके संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में इसमें नकारात्मक भावनाएं आने लगती है। कैसी भावनाएं आने लगती है, नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं। ठीक है, और वो स्वयं को हीन महसूस करने लगते हैं, जिससे उनका अधिगम प्रभावित होता है। और एक शिक्षक को चाहिए, अगर आप एक टीचर हैं तो बच्चे को अनेक तरीकों द्वारा काम में शामिल होने के अवसर दें, अनेक तरीकों से उनके समक्ष जानकारियां प्रस्तुत करें तथा अनेक गतिविधियों कराएं और जिसे उनका अर्थपूर्ण अधिगम कर सकें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14। तो आकलन करने का मुख्य कारण क्या है, बताइए आप सभी लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद्यार्थियों में परीक्षा प्रति भय पैदा करना, अधिगम के अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों खूबियों को चुनौतियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे कक्षा और प्रेरित करना या रोक रोक लेना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वीरताओं में वर्गीकृत करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि अधिगम के अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों को खूबियों और चुनौतियों की पहचान कराना। ठीक है, देखिए अगर बच्चा है तो उसको आप आकलन के कारण बच्चों को मतलब कि किसी के प्रति विद्यार्थी खूबियां हैं क्या चुनौतियां, उनकी पहचान कराने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है आप अपने विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को समुचित करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों को संवर्धन करना चाहेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन, प्रतिबंधन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, स्वचिंतन है प्रतिबंधन। अगर आप अपने विद्यार्थियों में समालोचना चिंतन करना चाहते हैं तो ऐसे के लिए आप निम्न में से कौन से कारण, तो यानी कि स्वचिंतन करने के लिए। ठीक, आप अपने विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को समुचित कराना चाहते हैं तो ऐसे आप स्वचिंतन प्रतिबंध कौशल संवर्धन चाहेंगे। ठीक है, समझ गए, इसका राइट आंसर बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। तो आप लोग इसके ऑप्शन पढ़िए, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे, विद्यालय के सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम विकलांगता, ठीक है, का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण से समर्थन देता है। चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक, मानवीय अधिकार। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि सामाजिक। ठीक है, यानी कि अगर देखोगे सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाएं का परिणाम है विकलांगता का सामाजिक प्रतिपादन इस तरह समर्थन देता है, जिसका संबंध व्यवहारगत पर्यावरणीय बाधाओं से, जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान अधिकार, उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकता है। विकलांग अधिनियम 1995 यानी कि 1995 के अनुच्छेद 26 में
ठीक है, के अनुच्छेद अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब प्रत्येक 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस, ठीक है, विकलांग नहीं, अब क्या मनाया जाता है, दिव्यांग दिवस। ठीक है, दिव्यांग दिवस और दिव्यांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कब बताओगे, 3 दिसंबर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेश को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे, पढ़िए पूरा क्वेश्चन और आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। ठीक है, अब देखिए श्रवण बाधित वाले विद्यार्थी सफल समावेशन को सुनिश्चित अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए। अगर कोई टीचर है तो उसको सुनिश्चित मौखिक संप्रेषण यानी कि दृश्यात्मक देखने के प्रस्तुतिकरण के साथ पूर्ति, क्योंकि श्रवण बाधित बालक लगभग 5 फीट से दूरी पर ही हो रहे सामान्य बात सुन पाते हैं। ठीक, और महसूस करते हैं, मतलब 5 फीट की दूरी पर ही सुन सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावनाएं हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मेधावी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके अंदर कौन सी हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाता है, यानी कि समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। मतलब कोई भी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके अंदर ये गुण जरूर होते हैं कि कोई नई नई चीजों को खोजने के लिए प्रेरित रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान अटेंशन और डिफिकल्टी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कथन आ गया है तो इसके थोड़ा दूर दूर है, पढ़ लीजिए आप लोग, फिर इसका आंसर बताइए। अभिकथन अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम सहयोग करने, महसूस कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने कर प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम सामाजिक गतिविधियों और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सर्जन करना चाहिए। सही विकल्प चुनिए, बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर तो समझी जाओगे, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है। ठीक है, ए वाला नंबर सही हो जाएगा। किस प्रकार अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम सहयोग करने और समूह कार्य करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि बच्चों को कोई भी सामूहिक हो तो टीचर होगा उसके लिए प्रोत्साहित जरूर करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षण अधिगम में निम्न में कौन सी विधि ज्ञान सर्जन विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका महत्व नहीं देता। व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी अभिमुखता, अन्वेषण एवं पारंपरिक शिक्षण। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार अनुकूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, व्यवहार अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी जिज्ञासा अन्वेषण द्वारा बेहतर और प्रभावीशाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम की व्यवहार अनुकूलन विधि ज्ञान सर्जन और विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता, जबकि सहपाठी सहभागिता अन्वेषण अधिगम पारस्परिक शिक्षण या तीनों ज्ञान सर्जन है में विद्यार्थी सक्रिय रूप महत्व देती है। मतलब इनमें और इनमें तीनों में देगा लेकिन इसमें नहीं देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते। निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा और अन्वेषण, कंठस्थीकरण। तो इसका राइट आंसर बहुत सरल है, बता सकते हो।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। जिज्ञासा और अन्वेषण, बच्चों के अंदर सीखने की क्या होती है, जिज्ञासा होती है। ठीक, आगे 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? अनुरूपक चिंतन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रसंग सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक स्थिरता, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, स्थिरता विद्यार्थियों समस्या समाधान कौशलों के विकास बाधक है, क्योंकि जब कोई नई समस्या का सामना करना पड़े तो प्रत्यात्मक स्थिरता नए तरीकों से पुराने उपकरणों उपयोग करने की क्षमता अवरुद्ध कर देती है। तो इसका राइट आंसर बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार के संबोधित की जानी चाहिए? बताइए। तो भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसकी आपको पीडीएफ जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और फिर उसको आराम से हल करना। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे, कौन सा क्वेश्चन है, 25 नंबर का। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखोगे ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर क्षमता से चर्चा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 30 मिनट का होता तो आप लोग 30 मिनट ही लगाने, उससे ज़्यादा नहीं किसी भी उस पर लगाने। ठीक ठीक है, एक 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का समय होता है। समझ लीजिएगा खूब ध्यान से, 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैथ में तो मान लो ज़्यादा टाइम लग ही सकता है। ठीक, 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा और संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। ठीक, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इससे गुड के अनुसार अभिप्रेरणा यानी कि गुड थे मनोवैज्ञानिक, तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने की, जारी रखने का नियंत्रण करने की प्रक्रिया। अभिप्रेरणाएं दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, मतलब अपने अंदर की अभिप्रेरणा और बाहर की अभिप्रेरणा। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण आकांक्षा का स्तर, दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता। बाह्य प्रेरणा पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन एवं दंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, स्वयं अपनी असफलता के लिए योग्यता की कमी। ठीक है, स्वयं अपनी असफलता के लिए योग्यता की कमी को उत्तरदायी ठहराती और योग्यता को एक स्थिर रूप से की तरह मानती। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावनाओं का विकास करेगा? जिज्ञासा, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व, आशा। बताइए। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि असहायता का सीखा हुआ भाव। ठीक, सहमा अपनी सफलता योग्यता कमी को उत्तरदायी ठहराती है। तो इसका राइट आंसर बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर है। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? तो आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी है, उसे पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेंगे। ऑप्शन सी है, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे। ऑप्शन डी है, उस अवधारणाओं हेतु उदाहरण गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखोगे भैया क्या हो जाएगा कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। ठीक, तो इस युक्ति से आप बचना चाहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, संदर्भ, अध्यापिका या शिक्षा शास्त्र। तो कौन अधिगम को प्रभावित करेगा? आनुवंशिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आनुवंशिकता व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। देखिए, आनुवंशिकता जो होती है वो माता पिता से मिलता है, ठीक है, और जो भाई वातावरण से जो सीखा जाता है वो बदल सकता है, लेकिन आनुवंशिकता कभी बदलती नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अध्यापक द्वारा प्रदान पाठ, निराश की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तित्व रूप से दिए गए अनुदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि निराश की भावना। ठीक है, किसकी भावना? निराश की। निराश वह संवेग है जो अधिगम की दिशा में छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। निराश अच्छी सफलता को उम्मीद करने का कोई कारण नहीं देता। मतलब अगर निराश हो तो आप कोई कारण नहीं देगा, ठीक है। तथा शिक्षार्थी को संज्ञानात्मक उपागम को प्रभावित करती है, जिससे वे अधिगम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो ये थे सीडीपी के 30 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से 30 में से कितने सही रहे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सीडीपी की जो क्लास थी वो कैसी लगी आप सभी को, अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। तो फिर हम आगे और अच्छी कोशिश करेंगे। तो लेकिन आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि सीडीपी की क्लास कैसी लगी आप सभी को। ठीक है, क्योंकि सीडीपी के क्वेश्चन लॉन्ग होते, इसी के कारण वो हमने मतलब कि उस तरीके से करवाए। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से करवाए। तो ये आप सभी को इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आराम से हल करना। और हमारे टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है, टेलीग्राम के साथ में जरूर जुड़िए हमारे स्मार्ट एजुकेशन राइट, स्मार्ट एजुकेशन राइट। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम है। ठीक, आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, वहां सर्च करिए और ये चैनल आ जाएगा, तो वहां पर आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से आप सभी को देखिए, ईवीएस का तो प्रैक्टिस सेट मैं यहीं करवाता रहूंगा, लेकिन बाकी जो अदर प्रैक्टिस सेट है वो आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे साथियों। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।